मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को संपूर्ण क्रांति चैप्टर का पार्ट 2 में पढ़ाने वाला हूं। मैं इस पूरे चैप्टर को, संपूर्ण क्रांति भाषण है एक, इसको मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा विस्तृत से। ये समझना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये समझना पूरा चैप्टर को बहुत जरूरी होगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। ठीक है, ओके। तो हाँ, हम लोग ध्यान देते हैं अब। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। देखिए, जब ये एकदम डायरेक्ट भाषण ये पटना गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने पटना गांधी मैदान में इसको भाषण दिया था। उसी का एक अंश प्रस्तुत है। एक भाषण तो बहुत लंबा था पर उसका एक छोटा सा अंश इसमें प्रस्तुत है। इसलिए देखिए यहाँ पे मंच पे लिखा हुआ है, मंच पे चढ़ के ही लोग इस तरह से बोलते हैं, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। ठीक है, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे, मुझसे पूछा गया वह कविता सुना दे या नहीं। कहने का मतलब है बच्चों कि ये कह रहे हैं कौन, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि अभी भी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी है, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया। क्योंकि मंच का जो संचालक थे यही थे, कौन, जयप्रकाश नारायण थे, उसमें मुख्य वक्ता भी यही थे। पर जो फणीश्वर नाथ रेणु जो कवि हैं, हिंदी के लेखक हैं, ठीक है, सॉरी, लेखक हैं वो, तीसरी कसम देखिए उनकी एक कहानी, बहुत ही चर्चित कहानी, उस पर मूवी भी बनी है। तो उन्होंने ही यहाँ पे कविता पढ़े थे। कविता जो भी पढ़ता है उसको समझिए, उसको कवि बोलेंगे। जो कुछ लिखता है, उपन्यास वगैरह, कहानी, ये सब, तो उसको लेखक कहते हैं। ठीक है, जो गद्य के रूप में वो लेखक है और जो कविता के रूप में आता है उसको कवि कहते हैं। चलिए, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। इससे हृदय भर उठा। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं बेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। ठीक है, बल्कि इस गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। कहने का मतलब है बच्चों, ये कह रहे हैं कि जब वो कविता पढ़े तो हम लोगों की पुरानी बातें कुछ याद आई और हृदय एकदम दारुण दुख से पिघल गया। और हम लोग को याद आया कि एक बार जब हम अस्पताल जा रहे थे, कहाँ, मद्रास में, बेल्लौर में, तो वहीं मद्रास में मिलने आए थे कौन, इनसे बाबू गंगा, हाँ, इनसे मिलने आए थे गंगा बाबू और साथ में दिनकर जी भी। ठीक है, तो दिनकर जी से भी बहुत प्रभावित हुए थे दोनों। दिनकर जी वही जो कवि हैं हमारे। तो दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविता सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबको पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ। तालियां हरगिज न बजाइए, मेरे बात चुपचाप सुनिए। तो ये दिनकर जी जब इनसे मिलते हैं तो वहाँ बेल्लौर अस्पताल में, तो मद्रास में, तो कहते हैं कि आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो आज के जो नवयुवकों को आप जो प्रेरित कर रहे हैं क्रांति के प्रति, समाज में जो हमारे देश में जो अन्याय हो रहा है, जो गलत तरीके से शासन प्रशासन चल रहे हैं, उस पर जो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कुछ बातें आपको कहता हूं जो आप चुपचाप सुनिए। कौन कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं जयप्रकाश नारायण से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बच्चों अगले पैराग्राफ की ओर। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। कहते हैं कि अब जो हमारा आप बात सुनिएगा उसमें हुंकार नहीं सुनेंगे हमारी बातों में, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। कहने का मतलब है बच्चों कि मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में अब हुंकार होगा, मेरी आवाज में वो हुंकार नहीं होगा। कौन कहते हैं? दिनकर जी कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण से। सोचिए, एक बड़ा लेखक, एक बड़ा कवि के शब्दों में, या विद्वान लोगों के शब्दों और शब्दों में ही ताकत होती है, विचारों में ही वो ताकत होती है जिससे वो गूंजता है उनकी चीजें। ठीक है, आवाज में तो ताकत कुछ देर के लिए लोगों को डर पैदा करता है, मानसिकता बदलता है, तो डर हो जाता है अगर आप आवाज जोर से दे रहे हैं। पर अगर आपके विचारों में ताकत है, आपके शब्दों में ताकत है, तो आप किसी को भी प्रभावित कर ले जाएंगे और किसी की भी मानसिकता को आप बदल सकते हैं। ठीक है,
विचारों में ताकत होना चाहिए, शब्दों में ताकत होना चाहिए, जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण को कहते हैं ये दिनकर जी। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होंगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति है। यही जो संपूर्ण, ये कौन दिनकर जी कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण की, ये क्रांति है। क्रांति मतलब संपूर्ण क्रांति, पूरे देश के लोग जब जगेंगे, एक साथ जब आंदोलन करेंगे। क्रांति मतलब आप यही समझिए, लोगों में एक आंदोलन करना, सभी लोग, चाहे वो लिख करके आंदोलन कर रहे हैं या रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, सब आंदोलन का ही एक रूप है, क्रांति का ही एक रूप है। ठीक है, क्रांति मतलब किसी दूसरी चीजों का विरोध करना। ठीक है, ठीक है, तो आप यही अभी समझिए। और क्या मैं आपको बताऊं, तो ये कहते हैं जमीनों के यह सब होगा। यह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है उसे स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने, या तो वे फांसी पर लटकाए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद वो स्वराज है, उनमें जनता कराह रही है। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों कि कहा जा रहा है कि हम लोग को बलिदान देना ही होगा। हमारे आज के 27 साल 28 साल पहले जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय भी हमारे कितने नौजवान साथियों ने बलिदान दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, ये सब उन्हीं के ही है ना, वही समय न के हैं ना लोग जो अपना जान कुर्बानियाँ दे करके भी भारत को आज़ाद करवाने के लिए तत्पर थे। तो आज हम लोगों को भी भारत को एक सही ढांचे पे चलाने के लिए, एक सही तरीके से चलाने के लिए हम लोग को आज फिर से वो कुर्बानी और क्रांति करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये कहते हैं भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सोचिए कि 1974 का दौर ऐसा दौर था, इतना ज़्यादा धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहा था हमारा शासन, देश में चलाने वाले लोग इतने भ्रष्ट हो रहे थे कि बिना रिश्वत दिए हम लोग का कोई भी काम नहीं होता था। भूख, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता था। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही थी। शिक्षाएं संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उसका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा, अगर शिक्षा भी दी जाती है तो गुलामी की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा पाकर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए, मतलब शिक्षा तो मिल गया, अब उसके बाद ठोकर खाना पड़ता है नौकरी के लिए। अब आज भी इस तरह की चीज़ें हो रही है समाज में, हमारा देश में। आज भी देखिए बेरोजगार युवा लोग, शिक्षा तो सबके पास है पर नौकरी है कि सबके पास, कितना परेशानी करना पड़ता है। नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। 1974 का दौर है, ये चीज़ें तो आज भी प्रासंगिक है, आज भी इस तरह की चीज़ें चल रही है, इसीलिए तो आज आपके सिलेबस में डाला गया इन चीज़ों को। तो मित्रों आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ये सारे बात कौन कहे थे, हमें दिनकर जी ने कहे थे। और ये सब बात जब मैंने सुना तो बहुत हृदयग्राही बात था, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया। गोयनका जी ने 3 मिनट में विलिंगडन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहाँ पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। देखिए पटना का जो अस्पताल जितने हैं उस पर बात किया गया, जैसे पटना में देखिए PMCHS में उन लोग की बात हो रही है कि उन लोग का अस्पताल तो 3 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाता ऑपरेशन वगैरह के लिए। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। मतलब दिनकर जी उसी समय बीमार पड़ गए थे, उन्हीं की बात हो रही है। और उन डॉक्टर लोग सब तैयार थे इनका इलाज करने के लिए, पर दिनकर जी का हार्ट, मतलब उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी, यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनुपुरी जी होते, लेकिन उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। अंगार मतलब एक आग जो हृदय में मानसिकता को बदल दे।
अंदर में जोश पैदा कर दे, प्रेरणा दे। आज दिनकर जी जो कविता लिखते हैं नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, शुरू है, प्रारंभ हो गया, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी हैं न बेनीपुरी जी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी उसी समय। तो ही कह रहे हैं कि अगर आज हमारे साथ वो दोनों मित्र हमारे होते तो आज उनकी जो कविता में इतना दम होता, कविता में उनका इतना क्रांतिकारी भावना होती है कि आज सभी लोगों को कविता के माध्यम से ही वो उमंग, उत्साह और क्रांति की भावना पैदा कर देते, ठीक है। अपने तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी हैं और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी एक तरफ से मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। तरुण मतलब जो नए नवकिशोर हैं, नवयुवक हैं, उन्हीं को तरुण कहा गया है। जब पहले हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बात बराबर कहता रहा हूं। संचालन समिति में बहस करता रहा हूं। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह से ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए। आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर। आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। सोचिए, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमारा उम्र तो अब वृद्ध अवस्था हो गया है, क्योंकि उस समय इनका उम्र 72 साल का था, ठीक है। 1902 में इनका जन्म हुआ था और 74 की ये बातें हैं, तो 72 साल का हो गया ये। तो वही करे, हमारा तो उम्र वृद्ध हो चुका है, आप लोग नए हैं, नवयुवक हैं, नया जोश है, उमंग है, आपके पास शक्ति है, जवानी है, नया विचार है, तो आप लोग खुद लड़िए, हमको अब छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ सलाह आपको दूंगा, मुझे नेता मत बनाइए। फिर भी सभी नवयुवक लोग, समझे, सभी नवयुवक लोग इन्हीं को नेता बनाए, कहे आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए, ठीक है। तो बच्चे हम लोग आगे चलते हैं। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, हम नई पीढ़ी, देश का भविष्य आपके हाथों में, उत्साह है ना। तो छात्रों का जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। मतलब बेल्लोर जाते समय उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया कि हमें अब नेता बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी युवा लोग कह रहे हैं हमें नेता बनने के लिए। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का और नम्रतापूर्वक यह स्वीकार करते हैं। हाँ, परंतु छात्रों से भी आप समय यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। इन्होंने उस समय स्वीकार किया कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है, कि हमारा नाम हो जाए चारों तरफ, मुझे सामने खड़ा करके और हमें डिक्टेट करे पीछे से क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए सबकी, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे आपको समझना है बच्चों, उनसे बहस करूंगा। कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां लूंगा, बात सुनिए, बात समझिए सबकी, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बातों को मैं स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। मतलब आपकी बातों को सलाह लूंगा आपसे, मैं नेता बन गया हूं, पर अंतिम जो निर्णय होगा मेरा ही निर्णय होगा, क्योंकि मैं नेता हूं, मुझे मेरे पास अनुभव है। ये कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण कहते हैं, ठीक है। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपका मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़े में, बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। कहने को हम लोग को एकजुट होकर के रहना पड़ेगा, हमारी सलाहों को, हमारा अंतिम निर्णय को आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सब बिखर जाएंगे। फिर सब कुछ जितना हम लोग स्वप्न देख रहे हैं कि हम लोग फिर से एक नया भारत का निर्माण करेंगे, वो सब समाप्त हो जाएगा। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था, ठीक है। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ठीक है। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में, और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग आंदोलन हुआ था 1921 ईस्वी में, उसी के बारे में कह रहे हैं। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा अब जीवन बीता। मतलब ये अपना समय अब बता रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं उस भाषण में ही। अरे अपना जब कोई
व्यक्ति बताता है अपने समय की घटना, तब उसे लोग ज़्यादा प्रेरित होते हैं। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री था मित्र जो कहिए, मतलब राजेंद्र यादव जो थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे ना हमारे प्रथम राष्ट्रपति भारत के, तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उसकी लेबोरेटरी में, उनके प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और कुछ सीखो। अब देखिए, ठीक है, अब आगे चलते हैं। मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है। मदन मोहन मालवीय जो बीएचयू का स्थापना किए थे, ठीक है, 1916 ईस्वी में, तो उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए हमारे हृदय में पूजा का भाव, मतलब श्रद्धा का भाव है। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिला लेने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालयों को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। कोई भी भारत में उस समय जो विद्यालय था वो राष्ट्रीय विद्यालय था, उसमें सरकारी मदद ही मिलती थी, ठीक है, अंग्रेजों का मदद मिलता ही था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, आईएससी की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था तो मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं हूँ, अपने बारे में करें, कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गैजेटेड अफसर थे। शायद सत्यदेव बाबू कह रहे हैं। हाँ, उनकी हैसियत नहीं थी वो मुझे अमेरिका भेजे। मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ लिख सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग जो हमारे पता नहीं है कि किस नाम से पुकारूं, मुझे आज बरसों से गालियां देते रहे, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा गरीबी थी, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी बच्चों, मैं आपको बता दूं। तो फिर भी इन्होंने ठाना कि हमें अमेरिका जाकर के पढ़ना है, वहाँ की चीज़ों को समझना है, उच्च शिक्षा मुझे पाना है। तो अमेरिका गए और वहाँ देखिए अब वहाँ की घटनाएँ होगी कहानी में, आपको अच्छा लगेगा। कितनी गालियाँ मुझे दी गई, चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। निक्सन को 2 तार, जयप्रकाश हो गई हार, ये नारे लगाए। मतलब भारत के लोग बहुत ज़्यादा इनसे चिढ़ गए थे कि अमेरिका जा करके पढ़ रहा है, भारत में शायद व्यवस्था ही समाप्त हो गया, इसीलिए ना। तो कुछ लोग इनको गालियाँ देते, चिढ़ाते थे। इन पे एक नारा भी लगा था, निक्सन को दे 2 तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए इनके प्रति लोग, है ना। तो अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। बच्चों, आप लोग को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारा डिस्क्रिप्शन में मैं सारा प्रीवियस वीडियो अपना दे रहा हूं, और उसमें आप देख लीजिए। व्हाट्सएप पे अगर कुछ परेशानी हो तो आप वहां भी मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप लड़का लड़की के लिए अलग बना हुआ है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। सब डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं दे चुका हूँ। अगर कुछ परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं, उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे, ठीक है। और सस्ते में हम लोग कुछ खा पी लेते थे। कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्तरां में, मतलब रेस्टोरेंट में, होटलों में या तो बर्तन धोया, बैठने का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराए कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के, 3 वर्ष तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में। सोचिए अमेरिका में जब ये रहते थे कितनी इनके पास गरीबी थी। कह रहे हम कभी होटलों में काम कर लेते थे, कभी जूता पॉलिश साफ कर लेते थे, और 3-4 विद्यार्थी एक साथ मिलकर रहते थे, खाना बनाते थे। और कभी शाम में जैसे होटल वगैरह में बर्तन धो देते थे, रात में खाना मिल जाता था। कभी दिन में साफ सफाई कर दिए तो खाना मिल गया। इसी तरह से हमारा जीवन वहाँ होता था। किसी तरह से कुछ रुपया भी बचा लेते थे, ठीक है। तो वही कभी वेटर का काम करते थे। कि सोचिए कि कैसे आज हम लोग क्या शर्म करते हैं। सोचिए जयप्रकाश नारायण इतना किए अमेरिका में रह, क्योंकि टेक्निकल स्किल नहीं थी वहाँ, ज़्यादा काम नहीं मिलता था लोगों को, यही सब छोटे छोटे काम करने पड़ते थे। हाँ, बराबर 2-3 लड़कियों में कितने वर्षों 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, मतलब एक चारपाई भी नहीं थे कमरे में, वही कहा जा रहा है। एक चारपाई पर और मैं और कोई ना कोई अमेरिका लड़का रहता था, हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। अब अपने बारे में करें, इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शू
लाइन पार्लर में, उससे लेकर कमोड साफ करने का होटलों में काम करता है। कमोड समझ रहे हैं ना, मतलब बाथरूम वगैरह को भी ये साफ करते थे। सोचिए कितना दुख था, कितना इनके पास गरीबी थी, इस तरह के काम भी इन्होंने किया। जो जूते साफ करने का अब देखिए जूता उता भी साफ करते थे। वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब वहाँ ग्रेजुएशन करने गए थे, बीए करने गए थे, स्कॉलरशिप मिल गई थी, महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछे मेरा इतिहास, ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। तो जो मंच पे लोग थे उन लोगों के बारे में, इन लोग सब मेरा इतिहास जानते हैं और इन लोग जान करके मुझे गालियाँ देते हैं। अब देखिए अमेरिका की कहानी कह रहे हैं, समझिएगा अच्छे से, आपको अच्छा लगेगा। अब हम समझिए, अभी आप अमेरिका में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा समझिएगा। और बच्चों मेरा चैनल तो थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और व्यूज भी नहीं बढ़ रहा, आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अमेरिका में निक्सन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वो लेनिन का जमाना था, वह ट्राटस्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मार्क्सवादी बना था। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो मैं मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके हमारे यहाँ हमारे क्लास लगता था। कहने के लेनिन को, हम मार्क्स को हम लोग बहुत अच्छा पढ़े थे, मार्क्सवाद को, साम्यवाद को वहाँ हम लोग और बहुत अच्छे से पढ़े थे अमेरिका में। और इनके साथ एक टेलर था, ठीक है, रशियन टेलर था, मतलब रूस का रहने वाला इनके साथ एक लड़का था, हमारे यहाँ क्लास लगते थे। और वहाँ से जब भारत लौटा तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कह रहे हैं कि वहाँ से जब हम लौटे तब एकदम घोर कम्युनिस्ट बनकर के लौटे और कहाँ कांग्रेस में दाखिल, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ। मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ के आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मतलब वहाँ, मतलब कि भारत उस समय गुलाम था, उसी के बारे में करें कि जब हम भारत आए तो देखे हमारा देश गुलाम है, तो हम अपने कांग्रेस पार्टी में ही मिलकर के मैं विरोध किया सभी चीज़ों को। यदि भी इस लड़ाई का नेतृत्व उसके मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों में हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं करना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। आइसोलेट मतलब अलग करना, जो आज कोविड-19 में आइसोलेशन नहीं कहते, आइसोलेशन वार्ड मतलब अलग वार्ड में रखा गया, तो ये कहते हैं अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की आपसे कहने के लिए, वही सरकार के बारे में। मिनट, आज से 3 दिन हुए, आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे। मिनट कितना हुआ? तुम बहुत प्रेम से मिले। उसको 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते थे। इनमें से किसी को ये अधिकार नहीं कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। सोचिए कितना अच्छी बात कर रहे हैं कि इन लोग किसी को भी अधिकार नहीं था कि हमको लोकतंत्र की शिक्षा दे। मैं लोकतंत्र के बारे में अच्छा से मैं स्वयं जानता हूँ, लेकिन वो जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते। और इनकी हरकत देखिए, शांति प्रिय प्रदर्शन, शांति में जुलूस के हजारों लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक से भाड़े पर, कहीं भाड़े पर ले करके डीजल अपना खरीद करके कर आ रहे हैं। जहाँ तहाँ रोका है, इन लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं। कहने का मतलब है जो लोग हमें लोकतंत्र की शिक्षा देते हैं, हमारे रैलियों में जो 5 जून 1974 को जो ये भाषण चल रहा है, वहाँ लोग आने के लिए, उस समय 74 के समय में देखिए आप जानते हैं यातायात का साधन उतना अच्छा नहीं था और लोग दूर दूर से आते थे, अपना गाड़ी रिजर्व करके आते थे, कोई पैदल आ रहे हैं तो कोई टमटम से आ रहे हैं, तो अपना अपना साधन, बहुत परेशानी से लाखों लोग आए, पूरे देश के लोग आए, पूरे संपूर्ण भारत के लोग आए, सभी राज्यों से लोग आए और उस तपती हुई गर्मी में, 5 जून की गर्मी में आए। और उसको भी ये सब क्या किए, रास्ते में इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वही ये कह रहे हैं, जहां तहां रोका है, इनको लड़कों के पिटा, गिरफ्तार किया, अनायास कोई कारण। हमारे यहाँ सबके सब मीठी बातें करते हैं, जिनको जिद है कि इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, यह किसे खतरा व खतरा, मुझसे कोई खतरा नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो, शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। मतलब इतना लोग जेल को में भर दिए कि सबको लगने लगे शायद जेल को भी तोड़ दिया, तो वही कहा इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेते हूँ। तो ये बिगड़े भी छात्र लोग, ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारे छात्र संघर्ष समिति वहाँ जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए।
मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेज सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। मतलब कह रहे हैं कि जो 1974 के समय में हुआ, इंदिरा गांधी के समय में जो इस तरह का व्यवहार हुआ नवयुवकों के साथ, उनको जेल में डाल दिया गया था। रॉलेट एक्ट जैसे हुआ था ना 1919 के ईस्वी में, उसी उनको लगा कि आज मतलब ऐसा उसी तरह से 1974 के इंदिरा गांधी के समय में भी इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो इनको लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अंग्रेजों के समय में भी ऐसा हुआ होगा। तो मैं नहीं जानता हूँ अंग्रेज जमाने में इस प्रकार का व्यवहार हुआ होगा। लोग रेलों से उतार दिए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे उनको उतार दिया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट अपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारी डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है जहां वो चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी। मतलब डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, पर प्रजा को इतना भी आज़ादी नहीं कि वो डायरेक्ट एकदम स्वतंत्र होकर के आंदोलन करे, है ना, वही कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी की बात करें, प्रजा की बात करें, मतलब इतना भी हमारे यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। सिर्फ डेमोक्रेसी रटते हैं लोग, लोकतंत्र लोगों का राज है, प्रजा की राज है, सब ऐसे ही दिखावा है। तो जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली में के सामने जाएं, उनका पूरा अधिकार। हिंसा करे कोई दूसरी बात, हिंसा करे कोई तो दूसरी बात। तो करें बिना हिंसा के हम लोग इतना कर रहे हैं, बिना मारपीट का, तब भी फिर भी इसमें सब लोग क्या करें, हमारा विरोध कर रहे हैं, हम लोगों को गिरफ्तार कर ले रहे हैं। हमसे मिलने आए पुलिस से कुछ उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा। मतलब करें हमसे एक मिलने आए थे उच्च अधिकारी, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। मैंने ये कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हमसे एक उच्च अधिकारी मिलने आए थे, उनके बारे में कह रहे हैं कि हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में प्रदर्शन और सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं, अब जनता के आप प्रतिनिधि हैं। उस अधिकारी को कह रहे हैं, कौन? जयप्रकाश नारायण। किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपको हिम्मत है कि लोगों को पटना आने से रोक लें? उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, या पुलिस वालों का देश है? प्रश्न कर रहे हैं, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण, छात्र, युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश से आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा। जयप्रकाश नारायण उस अधिकारी को कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी को, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। मतलब कह रहे आप जो भी हमारे यहाँ नेता होगा सब नवयुवक होगा, छात्र होगा। छात्र ही एक अच्छा राजनीति कर सकता है और देश को एक सही दिशा में लेकर जा सकता है। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे। इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा, मैं भी समझता हूं। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कहते हैं अपने बारे में कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, लोगों को ज़्यादा खराब लग जाता है, मैं अपने आप को थोड़ा सा बांध कर बोलूँगा। यहाँ पर डॉक्टर जी जो बैठे हैं, डॉक्टर रहमान बैठे होंगे तो बहुत चिंता में पड़ गए होंगे। मतलब वहाँ मंच पे बोल रहे हैं इन सब बातों को, समझिए सारी बातें मंच पे हो रही है, लाखों लोग सुन रहे हैं। अभी हाल में मैं बेलोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कहीं, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। किनके? स्नेही जी के बारे में। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उनकी स्थापना की थी। उन्होंने उनके ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था, ठीक है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था उनको। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारा घनिष्ठ मित्रता हुआ था। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती थी वह ठोस होती थी। अंडरग्राउंड मतलब जेल वगैरह, आप समझ जाइए। चाहे हम कहीं, मतलब सब गुप्त में रहना, समझ गए ना, नज़रबंद होकर के रहना, लोगों को दिखना नहीं। जो हम काम कर रहे हैं एकदम गुप्त होकर के करेंगे, गोपनीय विभाग समझिए यही। चाहे हम कहीं रहे वह कहीं रहे, ठोस रहते थे। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं, समझ गए ना। तो इसी तरह की चीज़ें होती थी उस समय।
तो हम लोग अब आगे समझते हैं बच्चों। हाँ, कुछ ऐसे मित्र हैं जिसके भाव अच्छे हैं, हमारे पुराने में जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण लिख कर बताओ, चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, चाहे वो इंदिरा जी से कहे, चाहे वह इंदिरा जी से हो, या हमें तो जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपने अकल के मुताबिक। हम लोग इनके नौजवान थे तो उस ज़माने में, लेकिन ये जरूरत होती थी हम लोगों के कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू, यह बात है। मैं बापू में इतनी महत्ता थी कि इतनी महानता कि बुरा नहीं मानते, फिर भी बुलाकर हमें प्रेस में समझाना चाहते थे, समझाते थे, तो उनकी भी आलोचना भी मैंने की है। उस ज़माने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों बाद 1954 ईस्वी में मैं सर्वोदय में आया और बिहार में जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़ा भाई थे, मैं उनका भाई कहता ही था, उनका बड़ा स्नेह। कह रहे हैं कि हमारा जो इंदिरा गांधी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, उनका जो काम करने का जो तरीका था, देश चलाने का जो तरीका था, उनका जो विचार था, उनसे हमारा झगड़ा होता, ठीक है। और फिर कहें वैसे तो हमारा गांधी जी और नेहरू जी से भी कुछ कभी कभी बातें हो जाती थी, मतलब आलोचना होती थी, क्योंकि उन लोगों का भी काम करने का कुछ तरीका मुझे पसंद नहीं था, यही बात कहते हैं। तो ही ये कह रहे हैं, पता नहीं मुझे वह मानते थे बहुत, मतलब जवाहरलाल, इनके बारे में कह रहे हैं, किनके बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी एक बड़े भाई थे, मैं उनका वही कहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहते हैं, उन्हीं को अपना बड़ा भाई भी कहते थे, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। कह रहे हैं कि उनका मैं आलोचना भी करता था, उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर बहुत नाराज हुए। कौन नाराज हुए? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया, यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। लाल बहादुर जी के बारे में कह रहे हैं, थोड़े दिनों में 18 महीने वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी मतभेद थे, मतलब करें इंदिरा गांधी से जो हमारा मतभेद है वो लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू से भी था, उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस हैं। जवाहरलाल नेहरू जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में उनसे अधिक हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था, और मैं कहीं गर्व नहीं करता कि मैं उस समय आलोचना की हंगरी के मामले में जो कुछ कहा जवाहरलाल जी को बाद में मानना ही पड़ा। जो मैं आलोचना किया था उनका, जवाहरलाल नेहरू जी का, जो दूसरे देशों के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा भला सोचा था और अपना देश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने फिर बाद में इन चीज़ों को किया, क्योंकि 1962 में जो चीन का युद्ध हुआ था, तो उनसे इनको बहुत ज़्यादा सीख मिला नेहरू जी को। तो ही कह रहे हैं, तिब्बत के बारे में इस बात माननी ही पड़ी, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनको हृदय में ऐसी चोट लगी, 2 वर्षों में चल गए, संभल न सके, ऐसा घाव लगा। जब चीन से आक्रमण कर दिया तो कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते चीन ऐसा करेगा, थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना भेद। वही कह रहे हैं कि जो ये इन्होंने चीन को जो वीटो पावर दिया था, चीन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचे, कहते थे हमारा भाई है, तो आवाज़ देखिए, वही चीन 1962 में इनको क्या किया, इनके देश पे आक्रमण किया, भारत पे आक्रमण किया। तो वही जवाहरलाल नेहरू को ये मतलब कि विश्वास ही नहीं था कि चीन हम पे ऐसा करेगा, हम पे आक्रमण करेगा, पर उन्होंने किया चीन ने, तो वही इनका विश्वास टूट गया। 2 साल के बाद ये अपना स्वर्गवास हो गए। अब एक बात लीजिए, जिनके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपये बे चुनाव पर खर्चा। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, ये सब रुपया ब्लैक मार्केटिया लोगों से आप इकट्ठा करेंगे, अनकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपये, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं भाई, इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं तो आप गरीब उम्मीदवार को खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी, जो गरीब की पार्टी, वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? कहते हैं अगर आपको देश को चलाना है अच्छे से और चुनाव में
जो भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा यही होता है जब चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उससे बड़े लोग बड़े ही रह जाते हैं, छोटे लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता है राजनीति करने की, देश को सही तरीके से चलाने की। तो इन सब चीज़ों का ये विरोध कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी। प्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस आंदोलन में द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूँ और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधि सभापित हो सका इसके प्रयत्न भी करता रहा हूँ, परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। दलविहीन मतलब जिसका कोई दल नहीं करे उसका हम जिक्र कभी नहीं किए। फिर मेरे पुराने विचारों को लेकर जनता में विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। दलविहीन जो लोकतंत्र है जिसका कोई पार्टी नहीं हो वो ज्यादा विकास कर सकता है। ये मार्क्सवाद और साम्यवाद का लेनिनवाद का एक मूल उद्देश्य है इन चीज़ों में। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगा। समाज अवश्य लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। ये कहते हैं कि जब हम लोग सब एक हो जाएंगे तो उसी समय क्या होगा, लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा जब स्टेटलेस मतलब स्टेट का कोई मामला ही नहीं होगा, सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या न किसी की अन्य छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने या वर्ष भर भी चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यह है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। तो कह रहे नियम कानून से ही क्या होगा, पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसे कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। विघटन मतलब उसको पतन कर देना, समाप्त कर देना, क्या लाभ होगा। मुझे खेद है, इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है। इस सब भाषण मंच पे दे रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से मानसिकता को बदल रहे हैं, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। सब लोग पूछते थे कि कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं दलविहीन होना चाहिए या वो होना चाहिए। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आती। कहते जो मेरा जो विचार है, मेरा जो राजनीति करने का तरीका वो एकदम नया तरीका है और अब ये पुराने लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो यह सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि अपना स्वार्थ कर रहा है। होता है ना, ये तो ही कर रहे हैं, यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती। तो यह कहना मेरा कहना संक्षेप में यह कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार होता है वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवार के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि आज के चुनाव में जनता को सिर्फ इतना ही अधिकार है कि जनता प्रतिनिधि को चुने और वह प्रतिनिधि अगर इसके लिए कुछ विकास का काम करे या ना करे, भ्रष्टाचार करे, अत्याचार करे, शोषण करे, तो इस पर कोई वह अंकुश नहीं लगा सकता है, क्योंकि वह 5 साल के बाद ही कुछ कर सकता है। तो सोचिए कि वही करें कि इस लोकतंत्र का कितना घटिया स्थिति है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद ये कहते हैं कौन, अपना देश पिछड़ा हुआ है इसलिए बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रति प्रभावी शक्तियां यानी परस्पर किस दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्ति, कितना मिनट हुआ, शक्तियां होती है। जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। करें कि जो जनता और ये देश और मतलब कि जो राजनीति पार्टी है और जनता के बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं देश और समाज को बदलने के लिए, उन सब चीज़ों का यहाँ नितांत अभाव नजर आता है। जो लोग सत्ता में आ रहे हैं वो अपना ही लाभ देखते हैं, अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, अपनी झोली भरने में लगे रहते हैं। जनता का कोई दुख दर्द को नहीं समझता, जनता का विकास कोई नहीं चाहता है। इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के यानी जनता और शासन के बीच यही नितांत अभाव। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है।
इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्टी अदा नहीं कर सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता, हाँ, जिसका परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनका वोट न दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता। और अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। ये जयप्रकाश कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा, अब धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदल रही है, अब लोग वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन चाहती है। ठीक है, अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज जो असंगठित जनता है, जो बिखरी हुई जनता है, उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाएगी वह सही आदमी का चुनाव कर सके और चुनाव के बाद में प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। जो उसको प्रतिनिधि जो बनाया है, जो हमारा विधायक है, जो हमारा सांसद है, उनका जो आचरण है, उनका जो काम करने का तरीका है, उस पर वो अंकुश लगा सके, ये डर उसमें होना चाहिए, तभी तो हमारा विकास करेगा। इस संबंध में मेरे कुछ सवाल हैं। या तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़ा किए जाएं उनमें से किसी का मान नहीं करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम ऐसा रास्ता बनाएंगे जिसमें आपस में फूट और बगैर समितियाँ अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा। करें, अब हम लोग को छात्र ही मिल करके हम लोग अपना जनता उम्मीदवार को चुनेंगे, अपने बीच के ही लोगों में से किसी एक को, यानी जनता और छात्र की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर बड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी। ठीक है, और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनके इस्तीफा देने को बाध्य करेगी, मतलब उसको रिजाइन करवाने के लिए भी बाध्य किया जाएगा, आंदोलन होगा उसके प्रति। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। कहने का मतलब है हम लोग ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो अगर गलत करेगा, उसका आचरण गलत होगा, तो हम लोग उस पर तुरंत अपना एक्शन ले सकते हैं, उस पर तुरंत हम लोग अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है, ये ना कि 5 साल के बाद हम लोग उस पर अब ध्यान देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग तरीका को चेंज करेंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है, जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका केवल शासन में संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से मैं थोड़ा सा देख लूँ, इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या किसी प्रकार से जो घुसखोरी चलती है, कहते हैं जो गांव में जो घुसखोरी वगैरह चलती है उन लोग को अब उन सब चीज़ों को अब हटाया जाएगा। और जो हमारा उम्मीदवार बनेगा, जो हमारा नेता, विधायक, सांसद, मुखिया जो बनेगा, वो सिर्फ शासन ही नहीं करेगा, मेरे हर एक जनता की प्रत्येक दुख सुख का वो ध्यान देगा। ठीक है, उनको विरोध में समितियां करेंगे और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। गांव में तरह तरह के अन्याय होते, मेरी कल्पना है मेरी ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। इस प्रकार से जनता के या छात्रों के निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम करेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। तो यही सारी चीज़ें कि जो भी हमारा उम्मीदवार बनेगा वो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए, मतलब हर प्रत्येक दृष्टि से क्रांति होगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। जितने लोग हमसे हमारी भाषण को सुन रहे हैं उनके बारे में इन्होंने कहा। और देखिए, अब हमारा चैप्टर समाप्त होता। आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक सब प्रीवियस वीडियो का दे चुका, वहाँ देख लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ ओके, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।